नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए इस कार्यक्रम के पहले खंड कृषि गतिविधि में देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। क्या है इस योजना के लाभ और किस तरह से इसके फायदे आप तक पहुंच सकते हैं। खास तौर पर आपको बता दें कि रबी फसलों की बीमा कराने के लिए आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है। ऐसे में बिल्कुल समय न गंवाएं और इस योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना से जुड़े। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई। सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था। मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज,
जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? पीएमएफबीवाई योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कृषि साहित्यिक खंड। इस खंड में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि से संबंधित किसी न किसी पत्र पत्रिका के बारे में हम समीक्षा करते हैं और चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज किस खास पुस्तक के बारे में इस खंड में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस पुस्तक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री साइंस। और इस पुस्तक के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुनील जोशी जी। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। जी जोशी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये किताब आखिर है किस विषय के बारे में, इससे किस तरीके से इसे समझा जा सकता है? सबसे पहले तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं सभी दर्शकों के साथ में रूबरू हो रहा हूं और आपसे चर्चा कर रहा हूं। जैसा आपने बताया कि टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री साइंस, यह पुस्तक जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान कृषि और ज्ञान प्रबंधन निदेशालय कृषि भवन के द्वारा प्रकाशित की गई है। और ये पुस्तक के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर शिव प्रसाद, जो कि हमारे एक संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के एक वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक जो है हमारे जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट के ऊपर में, साइंस के ऊपर में जो हम रिसर्च कर रहे हैं या कृषि के ऊपर में साइंस रिसर्च कर रहे हैं, उनको पोस्ट के ऊपर लिखी गई है। और जैसे कि आप जानती हैं कि पर्यावरण एक बहुत ही व्यापक विषय वस्तु है आज के दृष्टिकोण से, और हमने इस पर्यावरण से बहुत दोहन किया है और इस दोहन के कारण से आप देख रहे हैं कि कृषि का बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है। और कृषि को प्रभावित कर देखते हुए इस पुस्तक के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और मैं इस पुस्तक को आपको, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये पुस्तक जो है हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री साइंस है। जी, जो पुस्तक है उसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री साइंस। जी जी। और इस पुस्तक की कुछ और मुख्य बातें जो आप बताना चाहें? जी, इस पुस्तक की जो हमारे विषय वस्तु है वह बहुत ही व्यापक है। जैसे जानते हैं कि आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कृषि के ऊपर में, जिससे जो है हमारी क्षेत्रों के अंदर में कहीं कहीं जो है सूखा पड़ रहा है,
कहीं कहीं जो है अत्यधिक वर्षा हो रहा है, और अभी हाल ही में देखिए जो है ओलावृष्टि के कारण से जो है हमारी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम जो वैज्ञानिक हैं, किस प्रकार से ऐसी हम जो है भविष्यवाणी कर सकें, या ऐसी हम बातचीत कर सकें कि हम जो है ग्लोबल वार्मिंग कम हो और पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित कर सकें और अधिक से अधिक कैसी उपज हम प्राप्त कर सकें, इसको देखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है। जी, इस पुस्तक को जो है वो कितनी भाषाओं में लिखा गया, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? देखिए, ये पुस्तक जो है हमारे जो है पोस्ट ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को देखते हुए अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर में अनेक ऐसी और पुस्तकें हैं जो कि हिंदी भाषा के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन यह पुस्तक जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो अंग्रेजी माध्यम में और लिखी गई है, और खास तौर पे रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, और जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको मद्देनजर रख के जो है इस पुस्तक का लेखन किया गया है। जी, अगर इस पुस्तक को कहीं से खरीदना चाहें तो कहाँ से जो है वो हमारे जो किसान भाई बहन है वो ले सकते हैं? जी, इस पुस्तक के लिए हमारा पता नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी हालात जो है देखते हैं कि कोविड-19 के कारण से अभी देश भर में जो है लॉकडाउन है, और हमारे जो डाक व्यवस्था या हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अभी सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लेकिन अभी आशा है कि अभी आने वाले दिनों में हाल में ये सब सुचारू रूप से हो जाएंगी। उसके लिए हमारे जो हमारे दर्शक हैं या जो पुस्तक को खरीदना चाहते हैं वो हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है व्यवसाय प्रबंधक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि प्रबंध और ज्ञान निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1, पूसा, नई दिल्ली 110012। वो इस पते के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं, या ईमेल द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल का पता है bmicar@icar.org.in। जी, आपने पता और ईमेल आईडी तो बता दिया, लेकिन साथ ही अगर आपसे ये जानना चाहें क्या ऑनलाइन क्या इसे परचेज किया जा सकता है, तो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? जी, हमारे दर्शक जो है जो उस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं वो हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं, और इस ईमेल से हम जो है उनको पूर्ण जानकारी दे सकते हैं, और किस प्रकार से उन्हें जो है धनराशि हमें प्रेषित करनी है। बहुत तरीका है, हमें धनराशि जो है बैंक के माध्यम से हमें ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही धनराशि हमारे पास में आएगी हम इस पुस्तक को उनको डाक के द्वारा उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। जी, कई बार देखा गया है कि जो काफी प्रचलित पुस्तकें होती हैं उनके कई भाग भी होते हैं, तो क्या इस पुस्तक के भी कोई भाग है या इसका केवल एक ही भाग है जिसे पढ़ा जा सकता है? इसका एक ही वॉल्यूम में इसका प्रकाशन किया गया है। वॉल्यूम इसी में एक ही पुस्तक के अंदर में पूरा समावेश किया गया है हमारे, जिसमें 2 भाग हैं, एक पर्यावरण विभाग, पर्यावरण विज्ञान, और दूसरा वानिकी विज्ञान। इन दोनों भागों को, खंड को एक ही पुस्तक में समावेश किया गया है, ताकि जो पाठक है वो पूर्ण जानकारी एक पुस्तक द्वारा ही ले सके। जी, तो इस पुस्तक के बारे में कुछ और विशेष जानकारियां जो हैं वो क्या आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ, कि किस तरीके से इस पुस्तक को पढ़ा जा सकता है और किस तरीके से इसे आसानी से समझा जा सकता है, और अपने जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो अपने कृषि के क्षेत्र में क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस पुस्तक के जो विषय वस्तु है वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, जैसे हम जैव विविधता बोलते हैं, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो पोल्यूशन का जो आजकल हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है, खाली ना केवल मनुष्य को ही बल्कि हमारे खेत खलिहानों को भी जो है प्रदूषित कर रहा है। इसके साथ साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री का भी इसमें चैप्टर समावेश किया गया है। इस सारी जानकारी इस पुस्तक में संपूर्ण रूप से जो है प्रदान की गई है, और पाठक इस पुस्तक को पढ़ के काफी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपने इस पुस्तक के बारे में जो भी जानकारी है वो हमारे जो दर्शक हैं उनको मुहैया कराई, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि परिक्रमा में आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कृषि शिक्षा से जुड़े किसी न किसी रोजगार सृजन के बारे में। जी हाँ, ये एक अपार संभावनाओं का क्षेत्र है और इसीलिए केवल ग्रामीण युवा ही नहीं, शहरी युवा भी अब इस ओर रुझान लेने लगे हैं। कृषि शिक्षा के जरिए कई तरह की रोजगार की संभावनाएं आपके लिए सामने उत्पन्न हो जाती है। तो आइए जानते हैं आज एक खास क्षेत्र के बारे में कृषि शिक्षा के जरिए। डॉक्टर चतुर्वेदी, जानना चाहेंगे आपसे, हम सबसे पहले जब इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं तो जो छात्र छात्राएं हैं उनके जहन में सवाल यही उठता है कि कैसे हम इस कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है और कैसे इसके लिए हम कह सकते हैं जो आवेदन है हमारे छात्र छात्राएं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही पूछा, क्योंकि ये जानकारी बहुत आवश्यक है और ज़्यादातर जो हमारे विद्यार्थी हैं या जिनके माता पिता हैं उनके मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न आता है कि अगर कृषि विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, इसमें कैसे हमारे बच्चे का प्रवेश होगा। जी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जो जानकारी देने के पहले एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ 2014-15 वर्ष जो था उससे हम लोगों ने कृषि स्नातक में शिक्षा की बात की। जी। और जो प्रथम जो प्रवेश थे वो हमने 2014-15 में यहाँ लिए गए। जी। और उस समय विश्वविद्यालय में जो इंटेक था वो 20 छात्रों का था और इस विश्वविद्यालय ने स्थापना के वर्ष से ही एक निर्णय लिया कि हम लोग कोई भी जो प्रवेश परीक्षा है अपनी नहीं करेंगे। जी। मतलब विश्वविद्यालय अपनी कोई स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। जी। एक ये विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ा निर्णय था जो सभी छात्रों के, जो दूसरे प्रदेशों के छात्र हैं उनके हितों को ध्यान रखते हुए एक ये निर्णय लिया गया। जी। और इस क्रम में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है हमारी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, वो एक परीक्षा आयोजित करता है जिसमें स्नातक स्तर पर कृषि में प्रवेश दिया जाता है। तो विश्वविद्यालय आज के दिन जो भारत की जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली जो स्नातक परीक्षा और स्नातकोत्तर परीक्षा है उसके माध्यम से ही प्रवेश देता है। और इसके लिए हमेशा जो आईसीआर, जिसको हम लोग कहते हैं, आईसीआर ही इसको ऑर्गेनाइज करता है। और इसमें जो 10+2 जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं, या जो कृषि के से आते हैं, ये सारे जो विद्यार्थी हैं ये उसमें क्वालिफाई करते हैं और इनको ये प्रवेश परीक्षा देनी होती है। और इस प्रवेश परीक्षा से जो हमारी मेरिट बनती है उस मेरिट के आधार पर जो काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। और इस वर्ष विश्वविद्यालय में जो कुल सीट की संख्या है, जो छात्रों का जो इंटेक लेना है, वो छात्र संख्या 60 रखी गई है। जी। और इसमें एक विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग सामाजिक बात करते हैं तो समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए जो भारत सरकार द्वारा आरक्षण की स्थितियां बताई गई हैं, जो आरक्षण प्रणाली अपनाई गई है, हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ उस आरक्षण प्रणाली का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय में हम 60 छात्रों का कृषि स्नातक में प्रवेश देते हैं। जी बिल्कुल। और साथ में और इसी तरह जो हमारे परा स्नातक स्तर पर हमने 2018-19 में शुरुआत की है, जिसमें आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, शस्य विज्ञान, पादप रोग विज्ञान और बाद में 19 में जो हमारा मृदा एवं कृषि रसायन विज्ञान और कीट विज्ञान, ये कृषि महाविद्यालय में जो 5 विषय हैं, ज्यादातर ये जो 5 विषय है ये कृषि से ज्यादा संबंधित है, इसलिए इन 5 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी हो रही है। और इनके भी जो प्रवेश है वो भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परा स्नातक प्रवेश परीक्षा है उसके माध्यम से ही छात्रों का चयन होता है और मेरिट के आधार पर छात्र इस विश्वविद्यालय में
प्रवेश ले सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर चतुर्वेदी, ये तो प्रवेश की प्रक्रिया आपने हमें बताई, लेकिन अगर देखा जाए समय के साथ साथ हम मानते हैं जो पाठ्यक्रम है उसमें भी बदलाव होता है, और ज़रूरी यही होता है कि ना सिर्फ केवल हम कृषि शिक्षा तक सीमित रहें, बल्कि अब कहा जाता है कि हर तरीके से अगर हम बात करते हैं ना ज़मीनी स्तर पर, तो कोशिश की जाती है कि जो छात्र छात्राएँ आते भी हैं उनको सही जानकारी सिर्फ किताबों से ही ना मिले, बल्कि वो प्रयोगात्मक रूप से भी उसकी जानकारी ले सकें। तो क्या उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं? बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है तब तक कृषि या उससे जो जुड़े हुए जीवन है या जो किसान का जीवन है उसका हम उत्थान की बात नहीं कर सकते हैं। तो कृषि के उत्थान के लिए जो अन्य विषयों से थोड़ा सा अलग तरह का विषय होता है, इसलिए हम व्यवहारिक ज्ञान देने में हम लोगों का ज़्यादा रुचि है। और कृषि विश्वविद्यालय ने जो पंचम डीन कमेटी की रिपोर्ट है ICR की, जिसको हम 5th डीन कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं, उसके अनुसार जो उनका जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हमने लागू किया है। और इस सिलेबस में बताने के लिए बहुत अच्छी बात है कि करीब हमारे ये 10-12 विषय होते हैं, जो सस्य विज्ञान है, कृषि जो अनुवांशिकी है, पादप प्रजनन है, पादप रोग विज्ञान है, चाहे वो कीट विज्ञान हो, मृदा विज्ञान हो, कृषि प्रसार शिक्षा है, कृषि अभियंत्रण है, ऐसे पादप कार्य की, ऐसे कुल मिला के हमारे जो 10-12 जो विषय हैं, इन सभी विषयों का मौलिक ज्ञान और साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी हम देते हैं। तो अगर आप ये देखें तो जो हमारा 5th डीन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल मिला के 186 क्रेडिट्स हम पढ़ाते हैं 4 वर्षों में, जो 8 सेमेस्टर हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो 40 क्रेडिट केवल किसानों के साथ और औद्योगिक उद्योग है उनके साथ छात्रों को जुड़ने का मिलता, मतलब एक वर्ष जो फाइनल का जो छात्र होते हैं चतुर्थ वर्ष में एक साल केवल एक ही काम चलता है, सारे विद्यार्थी कुछ समय गांव में बिताएंगे, किसानों के साथ बिताएंगे और वहाँ किसान क्या कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, और ग्रामीण परिवेश में रह के ग्रामीण लोगों के बारे में, किसान के बारे में, पशुपालन के बारे में, खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उनकी समस्याओं को आके यहाँ बताते हैं। जी, यानी फार्म गेट की जो हम बात करते हैं वो यहाँ छात्र छात्राओं पर भी लागू होती है। छात्राओं पे लागू होती है और एक साल उनके साथ इनको स्टूडेंट रेडी जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इनको काम करना पड़ता है। साथ ही जो हम लोग आज बात करते हैं व्यवहारिक ज्ञान की और कृषि में, जब तक हम कौशल विकास अपना व्यवसाय शुरू करने की बात अगर ये बात नहीं करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। इसलिए जो हमारे स्नातक के छात्र हैं उनके कौशल, उनमें कौशल विकास हो, उनका कौशल विकास हो, इसके लिए हम लोगों ने योजनाएं चलाई हैं और छात्रों को जो हमारे तमाम उद्योग हैं उन उद्योगों के साथ उनको हम लिंक करते हैं, वहाँ उनको हम भेजते हैं, वहाँ रह के व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमारे जो कृषि से संबंधित अगर मैं बात करूँ, प्रजातियों की बीज की बात करूँ, तो जो बीज उद्योग है, जो बीज से संबंधित कंपनी है, जैसे मूल्य संवर्धित कंपनी है, जैसे हमारा तेल तेल मिल है उनके साथ है, जो हमारे रेशम कीट उत्पादन वाली इकाइयां हैं, जो हमारा रेशम कीट के बारे में बात करते हैं, सिल्क निकालते हैं, या हमारे जो ये मधु उत्पादन वाले हैं, जो हनी बी की बात करते हैं, पोल्ट्री की बात, तो इनमें जो तमाम जो उद्योग है, इन उद्योगों में क्या है, इन उद्योगों को कैसे लगाया जाएगा, उनके बारे में, यानी खेत से बाजार तक सारी जानकारी जो है मुहैया कराई जाती है, जानकारी देते हैं और ये उनको हम व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। इस व्यवहारिक ज्ञान को विश्वविद्यालय स्तर पर और मजबूत किया जाए, इसके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, जिसको हमारे बच्चे हैं वो ज्यादातर ELP कहते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। कि मतलब आप अपना अनुभव लें और खुद सीखें। डॉक्टर चतुर्वेदी, आने वाले समय में और किस तरह का बदलाव जो है वो हम मान सकते हैं, क्योंकि समय के अनुसार लगातार परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, यहाँ किस तरह का बदलाव आप उम्मीद करके चल रहे हैं? जी, हम लोग ये बदलाव महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे स्नातक के जो छात्र हैं वो जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको बिजनेस मोड में जाने में दिक्कत होती है आज भी। तो उसके लिए अभी विश्वविद्यालय ने 3 एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कीम ये होता है, कहते हैं जो मतलब अपने अनुभव आधारित व्यवसाय शुरू करें। तो इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक तो बिजनेस मोड में बीज उत्पादन से लेके इसकी बिक्री तक, इसमें लाभ, बीज उत्पादन से हम कैसे लाभ कमाएं, ऐसे ही मशरूम उत्पादन से हम क्या करें, कैसे लाभ कमाएं, और तीसरा जो हमारा है इसमें जो मधु उत्पादन, जो शहद उत्पादन की बात करते हैं, शहद उत्पादन से हम लाभ कैसे कमाएं, इस पे रोजगार परक प्रशिक्षण देते हैं। उत्पादन से लेके बेचने तक का काम जो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं
वो उनके हम ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुपों में, वो ये करेंगे, समूहों में करते हैं, और इससे जो प्रॉफिट है वो विश्वविद्यालय के छात्रों को और विश्वविद्यालय को जाता है। तो इसका जो फायदा होगा, मान सकते हैं प्रशिक्षण के जरिए जी कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ रोजगार की जो संभावना है वो उनके सामने है। जी बिल्कुल, ताकि वो अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सके और उनमें ये आत्मविश्वास हो कि हम छोटा सा व्यवसाय हमने जो किया था विश्वविद्यालय में सीखा है, उसको हम अगर बड़े स्तर पर ले जाएंगे तो कितना लाभ होगा, उनको कहीं भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए रोजगार परक शिक्षा हम देने के लिए तैयार हैं और वही शिक्षा हम यहाँ देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तत्परता हम यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं। ना सिर्फ वो आत्मविश्वास पैदा किया जा रहा है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है इस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। फिलहाल डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर डॉक्टर एस के चतुर्वेदी हमें बता रहे थे, देखिए किस तरीके से कोशिश अब की जा रही है और समय के साथ साथ जो बदलाव है वो कृषि पाठ्यक्रमों में भी किया गया है और जो शिक्षा है उसको व्यवहारिक बनाया गया है। कृषि परिक्रमा में हम आपके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कश्मीरी लोकगीत। आइए लुत्फ लेते हैं इसका। इसी के साथ कृषि परिक्रमा की आज की कड़ी में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ इसी तरह की रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।